जो खरीदारी थी वो खरीदारी देखने को मिली आज आपको फार्मा में, सेलेक्टिव आईटी जो फर्स्ट हाफ में चल रहा था, सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग, एनर्जी में और पीएसयूज में जो कि ज़बरदस्त तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। बढ़िया तेजी के बाद अब कल का सत्र इज इंपॉर्टेंट क्योंकि परसों छुट्टी है, तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये दोनों के ऊपर कल एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस लिहाज से आप नजर रखिएगा। अर्निंग्स के लिहाज से कल दो कंपनियों की अर्निंग है, इसमें एक निफ्टी है और एक एफ है। निफ्टी से बजाज ऑटो है और एफ से एल फाइनेंस होल्डिंग है। तो उसके बाद परसों भी दो बड़ी कंपनियों में एशियन पेंट के नंबर है और एक और कंपनी है, इसके नंबर्स आने वाले हो, अभी मैं आपको दोबारा चेक कर दूंगा, लेकिन अदरवाइज कल के लिए अर्निंग अब स्लोली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। आज जो अर्निंग मतलब कैश मार्केट की अर्निंग्स अभी थोड़ी ज़्यादा है, एफ और निफ्टी की अर्निंग्स थोड़ी सी कम आते हुए दिखाई पड़ी है। जो अर्निंग अब तक आई हैं उनमें सबसे पहली अर्निंग में एक बढ़िया अर्निंग है हैट्सन एग्रो की, बहुत ही स्ट्रांग नंबर है, चाहे वाई हो चाहे क्यू ऑन क्यू, बढ़िया नंबर आए हैं, शायद कल रिएक्शन यहाँ पे तेजी का देखने को मिले। डेन नेटवर्क्स के वीक नंबर आए हैं। उदयपुर सीमेंट प्रॉफिट से घाटे में चली गई है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये कंजिक्यूटिव 12 क्वार्टर तक अच्छे नंबर था, 13वां क्वार्टर है जबकि इनके नंबर पिछले क्वार्टर से बेटर आए, तो अच्छे नंबर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंटरनल्स देखने होंगे, लेकिन ऑन अ फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे आए हैं। इसके अलावा जो खबरें बाजार बंद होने के बाद आई हैं, बाकी डिटेल है वो भी आपको बताता हूं। अब तक जो चीज़ें आई हैं उसमें एक उदयपुर सीमेंट कंपनी मुनाफे से 4.5 करोड़ मुनाफे से 10.5 करोड़ घाटा आ गया। एचयूएल ने वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस प्यूरिट को बेचा है और ये एओ स्मिथ को इन्होंने बेचा है करीब करीब 601 करोड़ रुपए की इंटरप्राइज वैल्यू में, स्लाइटली न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पर आप इसे मान के चल सकते हैं। डेन नेटवर्क के नंबर हो ही गए। लुपिन में यूएस वुमेन हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस को बेचा है। सोलोसेक को बेचा है कमर्शियल वुमेन हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस, और ये यूएस की जो बिजनेस है वो बेचा गया करीब 8.4 करोड़ डॉलर के आसपास। तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव, आप कह लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पर है। सेंचुरी टेक्सटाइल की सब्सिडरी बिरला एस्टेट को 5 एकड़ लैंड पार्सल मिला, करीब करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास का लैंड पार्सल है, पॉजिटिव साइड पर इनके लिए भी लेंगे। टीएलपीएल ने जहाँ पे संदीप सक्सेना साहब को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया, ये कंपनी पॉजिटिव साइड पे ही इसको लिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। हैट्सन एग्रो में बढ़िया नंबर आए हैं, तो कल वो डेयरी कंपनियों के ऊपर आप सब पे नजर रखेंगे, पहले तो हैट्सन एग्रो पे और फिर साथ साथ जो बाकी प्रभात डेयरी और बाकी डेयरी कंपनियां हैं इन सब के ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी, शायद यहाँ पे नंबर का एक रिपल इफेक्ट जो है वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ी हैं। पहले कुछ सवालों में सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है, सर जी नमस्कार, स्नोमैन लॉजिस्टिक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? नवीन सर देखो, 85 रुपये जब तक पार नहीं होगा तब तक अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। प्रमोटर बाय कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 6% के आसपास की इक्विटी प्रमोटर बाय कर चुके हैं बीते एक साल के दौरान, अगस्त से लेकर अब तक। फंडामेंटल वाइज कंपनी के नंबर्स में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन एक इकलौता ट्रिगर बस यही है कि प्रमोटर बाय कर रहा है। प्रमोटर कहाँ बाय कर रहा है, वो उसने 55 रुपये से शुरू किया है, लोअर लेवल उनका 45 है, लेकिन एक कंसिस्टेंट बाइंग जो है 55 से लेकर 75 के बीच में है। सो ये ट्रिगर को आप आधार मान के चल रहे हो तो हाँ आप रह सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं, अभी के लिए। लॉन्ग टर्म सिचुएशन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके नंबर बेटर है उस पर आप हमेशा बने रहो, जिसके नंबर बेटर नहीं है वहाँ अवॉइड करिए सिचुएशन। सो लॉन्ग टर्म होगा या नहीं है नंबर पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए हाँ बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 55-54 रुपये नीचे का, और नियर टर्म है तो 69 एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। बाकी ये सिचुएशन पे देखते हैं क्या है आगे, कैसे कैसे मूव आते हैं, इस क्वार्टर के नंबर कैसे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको देखिए क्या होता है उसके हिसाब से। ओके सर, सर जी बियरिंग स्टॉक स्कैफलर इंडिया, एसकेएफ, टिमकेन सब 20% डाउन आ गए इन वेरी शॉर्ट टाइम, इज इट बाय टाइम? स्कैफलर इंडिया बियरिंग में आई डाउट, चलो खैर आप कह रहे हो तो मान ही लेता हूँ, लेकिन मतलब इतने सारे नामों में मिस हो जाता है। लेकिन स्कैफलर इंडिया, टिमकेन एंड एनआरबी बियरिंग या एसकेएफ इंडिया, ये सब कंपनियां अच्छी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। आप 20% डाउन में थोड़ी थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें जो एक बार ध्यान रखना कि चले भी बहुत तेज थे, चाहे एसकेएफ हो, चाहे टिमकेन हो और चाहे स्कैफलर हो। सो थोड़ा सा कहीं कूल डाउन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ से इनिशिएट कर सकते हो बाय अपना, और स्लोली स्टेडली वे में एक्यूमुलेट कर सकते हो यहाँ से, समय अगर है आपके पास तो। कंपनियां तीनों बढ़िया है, वैल्यूएशन तीनों के महंगे हैं, बट ठीक है विद टाइम वो अपने आप एडजस्ट हो ही जाएगा। सो बेटर इज कि आप बाय करना चाहते हो कर सकते हो, बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
विप्रो में फ्रेश एंट्री करेंगे प्रियंका जी। देखो HCL के नंबर के बाद सबसे सस्ती कंपनी अगर कोई आईटी में है तो या तो HCL है या विप्रो है। यही दो कंपनियां जो आईटी की सबसे सस्ती स्टॉक्स हैं अभी। HCL की जो इक्विटी साइज है वो विप्रो से कहीं ज़्यादा छोटी है। सक्सेशन प्लान भी क्लीन है इनका और नंबर्स में क्लैरिटी आ चुकी है, तो ज़्यादा बेटर विप्रो से HCL है। दो विप्रो अगर आपके पास है तो उसमें कोई हार्म नहीं है बने रहने में, आप बने भी रह सकते हो। बट अभी के नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए जो नंबर अब तक आए हैं उसमें HCL के नंबर इस तरह के अच्छे थे कि उससे उनकी वैल्यूएशन और थोड़े से सस्ते साइड पर चले गए। सो आईटी में सबसे सस्ता स्टॉक अब लार्ज कैप में HCL है। सो आप अगर चाहो तो HCL को पहली प्रेफरेंस दो। विप्रो आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, कोई हार्म नहीं है उसमें। ओके सर जी नमस्ते। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अदानी ग्रीन में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से प्रमोद जी, अगर आपको पास टाइम फ्रेम है तो बने रहना चाहिए, अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्टॉक कंसोलिडेशन के मूड में है और बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में चल भी रहे हैं। कोई खराबी नहीं हो रही इन स्टॉक्स में, वहीं के वहीं खड़े हैं, ना ये चल रहे हैं ना ये टूट रहे हैं। सो ऐसे स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी अर्निंग को अपग्रेड करवा रहे हैं, पेशेंस तोड़ रहे हैं लोगों का, जो इतनी ज़्यादा इसमें लोडिंग हो चुकी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ठीक है, वो हर स्टॉक का एक कुछ समय आता है ऐसा। सो अगर आप में उतना टाइम फ्रेम है तो आप बने रहो। 740 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। और अदानी ग्रीन के शायद 1400 रुपये के आसपास का कन्वर्जन रेट था अदानी ग्रीन एनर्जी का। एक बार वो लेवल देख लेना, उसके हिसाब से आप उन दोनों बने रहो। बट अगेन पेशेंस है तभी रहना, एल्स माइट भी आपको जो है कुछ समय तक और ऐसे ही छकाते रहें। सो बेटर इसकी थोड़ा समय दे सकते हैं तो आप बने रहिए। ITC एंड HUL विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? विशाल सर, अभी के वैल्यू के हिसाब से तो ITC ज़्यादा बेटर है। ITC शायद 23 से 28 के मल्टीपल पर है, आप एक बार चेक कर लेना, अभी मैंने ट्वीट भी किया था, उसमें नाम है उसका। लेकिन HUL थोड़ा महंगा है, बट कंसोलिडेशन वाइज HUL बहुत लंबे कंसोलिडेशन में आया है। अगर आप प्योर FMCG प्ले करना चाहते हो तो FMCG में HUL है, प्योर FMCG में। अगर आप सिगरेट प्लस FMCG में जाना चाहते हो तो सिगरेट या कॉन्ग्लोमोरेट तो ITC है, उसमें डीमर्जर की स्टोरी भी है, डिविडेंड यील्ड भी बेटर है। सो मतलब दोनों हैं लॉन्ग टर्म, दोनों हैं स्लो मूवर, दोनों आराम आराम से चलेंगे, बट विद अ डिविडेंड स्टोरी आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा ITC, एंड लो डिविडेंड स्टोरी में HUL। वॉल्यूम ग्रोथ वाइज क्योंकि सिगरेट की वॉल्यूम उसमें आती है, इनका FMCG कारोबार इतना अच्छा नहीं है ITC का, वो HUL का ज़्यादा बेटर है, लेकिन इनके पास सिगरेट की डोमिनेंस है। सो मतलब प्योर प्ले कंपैरिजन तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी वैल्यू वाइज थोड़ा सस्ता ITC आपको दिखाई पड़ेगा HUL कंपैरिजन में। हाय सर, काइंडली एडवाइस लॉन्ग टर्म व्यू ऑन लैंडमार्क कार। सर अभी तो ये बहुत छोटा है, तो अभी तो क्या ही बोलूँ, मतलब अभी तो बहुत समय भी नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए हुए। लैंडमार्क और एक और वो कार कंपनी लिस्ट हुई थी जिसका मारुति मेजर क्लाइंट है, साउथ बेस्ड कंपनी है, पी से नाम था उसका, नाम इसका पैराडाइज है, क्या नाम था। तो ये दोनों कंपनियों के केस में सर अभी हिस्ट्री इतनी लंबी है नहीं, बट एज ऑफ नाउ आप समय दीजिए, थोड़ा सा और टाइम लेंगे, नंबर्स को देखते रहिए कंसिस्टेंटली, क्योंकि कोई भी IPO आता है कुछ समय के लिए उसके नंबर्स में ट्रैप रहते हैं, आप थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता रहता है। जैसे आप टाटा टेक में भी देख सकते हो, नंबर ठीक भी आ रहा है फिर भी नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तो कंसोलिडेट करता रहेगा, सबका इंटरेस्ट खत्म होगा, बहुत समय तक ऐसे ही जूझता रहेगा, फिर वन फाइन डे री रेट हो जाएगा स्टॉक। सो एज ऑफ नाउ तो अभी आप बने रहो एंड कीप अ ट्रैक ओवर नंबर्स। अगर ये लगातार वीक जाता ही जा रहा है और नंबर भी खराब आ रहा तो एग्जिट कर जाना, सिंपल। ओके सुमित सर, क्या इस वक्त इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अंडर वैल्यूड है? सर IOC से ज़्यादा अंडर वैल्यूड आपको BPCL दिखाई पड़ेगा, करीब करीब 5 के मल्टीपल पे BPCL काम कर रहा है कंपेरेटिवली IOC में। BPCL के केस में भी बोनस भी एडजस्ट हुआ है। सो एक बार को इसकी इक्विटी उसके हिसाब से भी देखनी पड़ेगी कितनी, क्योंकि नई इक्विटी आई नहीं होगी तो कैसे आप पता कर पाओगे उसके ज़्यादा वैल्यू उसमें है कि उसमें। लेकिन बेटर साइड पे फिर भी BPCL है एनी डे। IOC वैसे कंपनी अच्छी है, बस इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा है, अगर आप रियलाइज़ कर पाए हो तो इक्विटी फ्लोट के लिहाज से वोडाफोन सबसे ऊपर है, उसका तो दूर दूर तक कोई नहीं हाथ लगा सकता, 7400 करोड़ शेयर है उसके मार्केट में। उसके बाद अगर कोई आता है तो आता है ONGC, IOB, IOC, ये 3 नाम सबसे ज़्यादा आते हैं। इक्विटी जिनकी बहुत बड़ी है, इक्विटी बेस मतलब होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो टोटल है इनके बहुत बड़े हैं, उसमें प्रोमोटर का स्टेक भी होता है, लेकिन उसके अलावा जब अगर मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, जैसे MRF के 40 लाख शेयर हैं, केवल 40 लाख में से 25% प्रोमोटर के पास है,
तो बचे 75% शेयर जो हैं उन्हीं में ही फंड्स भी हैं, उसी में रिटेल भी है, उसी में हम सब हैं, प्रमोटर को हटा के। और ओएनजीसी या वोडाफोन में 7600 करोड़ शेयर हैं, जिसमें अगर 60% भी प्रमोटर होगा तो बचे हुए शेयर कितने सारे हैं मार्केट में। इसलिए एमआरएफ का दाम लाख रुपए के ऊपर है, इसलिए वोडाफोन का दाम 20 रुपए के नीचे है, क्योंकि इतनी बड़ी इक्विटी फ्लोट है। सो फ्लोट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ओएनजीसी का फ्लोट ज़्यादा है, आईओसी का फ्लोट ज़्यादा है, आईओबी का फ्लोट ज़्यादा है। ये ऐसे बहुत सारे नाम मैं पहले भी कर चुका हूँ, ट्वीट आप लोग चाहो वहाँ पढ़ लेना, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिनके फ्लोट ज़्यादा है। आमतौर पे एमएनसीज के फ्लोट कम रहते हैं, क्योंकि वो स्प्लिट बोनस जल्दी देते नहीं है। सो मतलब पिछले 10-1 साल में अगर 2-3 एमएनसी जो मुझे याद है इनमें बोनस आया है, तो उसमें एक नेस्ले है, एक यूएसएल है जिसमें स्प्लिट और बोनस आया है, और बाकी शायद एक आध कोई और होगी तो होगी, बहुत आए ही नहीं है। आप बॉश ऐसी कंपनी देखिए, पिछले 10-1 साल से प्रमोटरी होल्डिंग में चेंज ही नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा है, और कोई वही बायबैक भी कर रहा है उल्टा। तो आप ऐसे समझो, तो इसीलिए ना ये लोग अपने फ्लोट मार्केट में ज़्यादा रिलीज़ नहीं करते हैं, उतनी की उतनी इक्विटी रखते हैं। और जो है ज़्यादा फ्लोट, क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट होता नहीं है शेयर प्राइस के चलने में, वो अपने आप कभी किसी फाइंड अच्छा कैश फ्लो आएगा तो खुद ही डिलीस्ट कर लेंगे अपनी कंपनी को। सो उनके पास हमेशा से चॉइस रहती है। बहुत सारी एमएनसीज डी लिस्ट भी हुई हैं, एल्स्टॉम हो गई या अरेवा हो गई, ये सब कंपनियां पहले थी, ये डी लिस्ट हो गई, या इवन रेबैन थी एक टाइम पर, कैडबरीज थी एक टाइम पर। तो ये सब इसीलिए डी लिस्ट हुई कि इनको अच्छा कैश फ्लो मिलता है, क्या करेंगे बिजनेस बांट के, अब पब्लिक को डिविडेंड बांट के खुद ही वो सारा कैश फ्लो इस्तेमाल कर लेंगे। सो इसीलिए आमतौर पे लोग डी लिस्ट करा लेते हैं। सो बेटर इज कि आप फ्लोट को एक बार देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आईओसी आपको छोटा दिखता है, लेकिन वो छोटा है नहीं, अगर उसमें एडजस्टमेंट करें, जैसे मदरसन है, छोटा दिखता है लेकिन उसकी इक्विटी बहुत बड़ी है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा इनमें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, इज इट गुड स्ट्रेटजी टू बाय शेयर्स ऑलवेज एट 52 वीक्स लो? आई डाउट सचिन सर, ऐसा नहीं है कि साल के लो पर कोई शेयर खड़ा है तो खराब है, या साल के लो पे खड़ा है तो बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत केस टू केस बेसिस पे आपको डिपेंड करता है। बॉटम पे तो आप शेयर को कभी पकड़ ही नहीं सकते, इसको तो आप मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मान लीजिए, क्योंकि आपको लगता है अगर आप बॉटम पे खरीद लेंगे और टॉप पे बेच लेंगे, तो ये तो आज तक तो कोई नहीं कर पाया, ठीक है। अब प्रमोटर भी इवन नहीं कर पाता, प्रमोटर भी इसलिए रेंज में बाय करता है। सो आप ये कर सकते हो कि 52 वीक्स लो हिट होने के बाद जहाँ स्टेबल हो जाए और जहाँ नंबर थोड़े से बेटर होने लग जाए, रिवाइवल आने लग जाए, वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर दो उसको। जैसे एमटार टेक में हुआ, जैसे पॉलीप्लेक्स में हुआ, वहाँ वो हिट कर गया लो, थोड़ा थोड़ा स्टेबल हुआ, या यूपीएल में हुआ तो थोड़ा स्टेबल हुआ और घूमना शुरू हुआ, वहाँ आप ऐड करो। तो उससे क्या होता है, आपको एक एज मिल जाता है कि आपके पास बफर है 52 वीक्स लो का, वो हिट आप बाहर। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे राजेश एक्सपोर्ट है, वो फ्री फॉल में गिरे ही चला जा रहा है, 400 रुपये भी था, 300 रुपये भी था, 250 भी दिखा दिया। सो यहाँ पर सिचुएशन अलग तरह की होती है, नंबर्स नहीं सपोर्ट कर रहा और टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है। सो आपको ये नहीं बताना 52 वीक्स लो कहाँ तक जाएगा, जैसे हाई नहीं पता कहाँ तक जाते हैं। सो ऐसा हमेशा सही नहीं होता, कई बार यही 52 वीक्स लो जो 500 रुपये वो 4 रुपये भी हो जाते हैं, धीरे धीरे गिरते 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 गिरते। सो साल के लो का कोई ऐसा मतलब इस समुंदर जैसी सिचुएशन है, गहराई का अंदाजा आपको पड़ेगा नहीं कभी। तो अब कहाँ पर जाओ, आप कितना गहरे में जाना पड़े, से बेटर यही है कि आप थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, नंबर्स इंप्रूव होने दीजिए साथ साथ, और फिर आप एंटर करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 52 वीक्स लो। और एक कंडीशन इसमें एक और भी है कि कंपनी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी कंपनी नहीं होनी जिसका नाम भी नहीं सुना कभी, कारोबार भी नहीं पता क्या है, और आप उसमें उतर गए, या कोई नया आईपीओ है जो टूटे चला जा रहा है महंगे वैल्यूएशन, जैसे पेटीएम था, 2200 रुपये की वैल्यू, 2100 रुपये की वैल्यू दी गई थी आईपीओ में, लिस्ट हुआ और उसके बाद से लगातार फ्री फॉल जोन में ही है। सो वो जाके 200 रुपये पर खड़ा हुआ तो आपको लगा भी ये बेटर लग रहा है। सो ऐसी सिचुएशंस, वो 1200 पे भी लोगों ने लिया है, 1000 पे भी लोगों ने लिया है, सोचे कि साल का लो बन गया है। तो थोड़ा ध्यान संभल के इसमें काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। एचडीएफसी बैंक में क्या करना चाहिए प्रमोद सर? अगर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का होराइजन है तब तो आपको बने रहना चाहिए, अगर आप में पेशेंस है तो। अगर आप में नहीं है तो आप मोमेंटम का इस्तेमाल करके निकल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, वैल्यू अच्छी है, चलेगा स्लो चलेगा। ऐसा नहीं कि वो आप मतलब ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि 1400 रुपये का शेयर या 1500 रुपये शेयर डबल हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे चलते हैं सारे बड़े स्टॉक्स जो हैं, इनमें 15-20% साल का निकल ही आता है किसी तरह से। पिछले साल डिवीज ने नहीं दिया, इस बार वो चल गया। अल्ट्राटेक उससे पहले चल गया, बजाज उससे पहले नहीं चलता था, 3500 रुपये में रहता था, सडनली चला 10,000 हो गया। सो ये सब वन फाइन डे इनमें री रेट होते हैं स्टॉक, और धीरे धीरे चलना शुरू हो जाते हैं। आईटीसी कई साल नहीं चला, सडनली चला 50% हो गया, 50% गेन दे गया। तो लाइकवाइज है, अगर आप में इतना पेशेंस है देन इट्स फाइन, एल्स आप देख के कॉल लेना इस पर। जी शिपिंग बढ़िया स्टॉक है, बस नीचे मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, अभी के लिए तो बहुत महंगा है, चला बहुत है,
लेकिन थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर बेट बनेगा एटलीस्ट लेने के लिए। अभी के लिए थोड़ा महंगी साइड पर है। सर क्या द्वारकेश शुगर में SIP की जा सकती है? ऑलरेडी 150 शेयर हो द्वारकेश। रियाज साहब, आप अंतर समझो। कोई भी स्टॉक जिसमें आप SIP करने की सोच रहे हो, वो स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी क्वालिटी, तभी आप उसमें SIP करो। कंसीडरिंग कि वो आपका हार्ड अर्न मनी है और आप हर महीने एक पैसा अपनी सैलरी अपने इनकम से निकाल के उसको SIP वे में इन्वेस्ट कर रहे हो। वो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ये नहीं कहूंगा कि द्वारकेश खराब क्वालिटी में आता है, लेकिन अच्छी एज इन बहुत अच्छी हो, ताकि आपके पास एक अच्छा सस्टेनेबल पोर्टफोलियो बने विद अ होराइजन ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल लगते हैं एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में। आप एटलीस्ट धीरे धीरे बढ़िया कंपनियों के शेयरों में SIP करिए, वो इकट्ठे हो जाए, फिर आप थोड़े हल्की क्वांटिटी में आइए। लाइक बर्जर, एशियन नहीं तो बर्जर, यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं तो रेडिको खैतान, TCS नहीं तो LTIM या कोई और मिड कैप बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी। धीरे धीरे जब ये सब इकट्ठे हो जाए फिर आप आइएगा ये सेक्टोरल में। SIP आपको द्वारकेश में क्यों मना कर रहा हूँ? द्वारकेश एक साइक्लिकल स्टॉक है जो किसी भी समय चलेगा साइकिल के हिसाब से। अगर साइकिल शुगर की फेवर में आ गई चल जाएगा, नहीं आएगी तो नीचे आ जाएंगे। साइक्लिकल स्टॉक है। साइक्लिकल स्टॉक में आप एंटर तब करते हो जब बिल्कुल बॉटम के आसपास कभी ये मिल जाए या इनकी साइकिल बिल्कुल फेवरेबल ना हो इनके लिए, जब इनकी सिचुएशन बहुत ही खराब हो, तब आप इनमें एंटर करते हो। और जब हर तरफ इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी दिखती है तो आप एग्जिट कर जाते हो। एंट्री करना इतना टफ नहीं होता, वो तो आप आज कर लो, आज से 500 रुपये मतलब 10% 20% और फॉल आया तो आप नीचे ले लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट इज एग्जिट करना, क्योंकि आप अगर एग्जिट टाइम पे नहीं कर पाए तो आपको कई सालों के लिए फिर ट्रैप कर लेते हैं ये। सो इसीलिए इस तरह के स्टॉक में SIP मत करिए, उस तरह के स्टॉक में SIP करिए जो कि बढ़िया क्वालिटी है, वन, और साथ साथ जो सस्टेनेबल बिजनेस में ग्रो कर रही है, साइक्लिकल नहीं है, सिक्योलर है, आराम आराम से चलते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, उनमें पैसा डालिए, ज्यादा बेटर है। ओके जी, अटकलें क्या है, बज क्या है, सूत्रों के हवाले से क्या है, लास्ट में न्यूज क्या है, कंफ्यूज हूं मैं। अरूप सर, अटकलें मतलब होता है उम्मीदें लगाना, क्या क्या खबरें चल रही हैं उनको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। बज क्या है, जो उसके अराउंड खबरें घूम रही होती हैं मार्केट में। थर्ड, सूत्रों के हवाले से क्या है, सोर्सेज, कोई भी अपने सोर्स कभी नहीं बताता, सोर्सेज के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। और लास्टली लास्ट में न्यूज क्या है, न्यूज मतलब जो खबर आ जाती है वो। अब आप देखिए, आज के समय में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपको 10 कंपनियां ऐसी बता दूं जिनको आप पढ़ लीजिए, इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आएगा, आप में से कोई नहीं पढ़ता उसको। मैं एक शेयर का नाम बता दूं कि मुझे लग रहा है ये शेयर बहुत अच्छा है, सब टूट पड़ेंगे अगले दिन न्यूज़ पे, बिना ये सोचे कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। इसीलिए लार्ज कैप पे स्टिक करता हूं हमेशा, ताकि पैसा बर्बाद ना हो। एटलीस्ट बने या ना बने उसकी प्रेफरेंस इतनी नहीं है, बर्बाद ना हो इसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। सो एटलीस्ट इसीलिए लार्ज कैप में स्टिक करवाता हूँ, ताकि HDFC बैंक, TCS, ये सब आपका पैसा बर्बाद ना होने दें। दे आर द गुड, दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। अब रही बात सूत्रों के हवाले से, अटकलें, ये सब तरह की जो चीज़ें हैं, ये नियर टर्म मार्केट को मोमेंटम दे सकती हैं। फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक ही चीज़ है जो शेयर को चलाती है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। जिस कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, उस कंपनी की मार्केट कैप सबसे ज़्यादा। एग्जाम्पल, रिलायंस, देश का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला, देश का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला स्टॉक। बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट मार्केट कैप, सेकंड बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड बेस्ट मार्केट कैप। लाइकवाइज बाजार चलता है, तो आपको प्रॉफिट को ही फॉलो करना है। जिस कंपनी का ग्रोइंग प्रॉफिट मिल दिख रहा है आपको पिछले 10-1 साल में, उसको शांति से लेकर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका कामकाज। वो अपने आप प्रॉफिट ग्रो कराता रहेगा, आप अपने आप अपना जो है स्टॉक बढ़ता देख लेंगे। आज नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद वो फॉलो अप कर ही लेगा उसको। सो इन नियर टर्म के जो मोमेंटम जो ट्रैक करते हैं, उनके लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप नियर टर्म है कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ओके, अपोलो हॉस्पिटल होल्ड कर सकते हैं बल्ली शेयर, लेकिन बहुत महंगा शेयर है। वैल्यू वाइज 100 के ऊपर का मल्टीपल है, थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, इक्विटी छोटी है इसलिए भी चल रहा है। वैसे कंपनी अच्छी है, कहीं नीचे मिल जाए आप आराम से ऐड कर सकते हैं। सर, कार्वी ब्रोकर से मैंने आज से 20 साल पहले कुछ स्टॉक लिए थे, इसके डिटेल नाम पर कुछ क्लाइंट IDDP है और कुछ नहीं, स्टॉक कैसे मिलेंगे? शाह साहब, आप उस कंपनी, पहले तो कार्वी वालों से बात करिए जिनका नाम वाम सब बदल गया है, और दूसरा आप उस कंपनी के रजिस्ट्रार से बात करिए। अगर आपके पास DP है तो उस कंपनी के रजिस्ट्रार को बताइए कि आपकी ये DP है, वो ढूंढ के देगा। अगर आपके शेयर होंगे तो आपको मिलेंगे, अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपके पास शेयर नहीं है। तीसरा, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको उन शेयरों से रेगुलर कम्युनिकेशन आता रहा है कि नहीं, यानी उन कंपनियों ने कोई डिविडेंड का मेल, कोई AGM का मेल, कुछ भी आपको किया होगा, कोई मैसेज, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई चिट्ठी पत्री भेजी होगी,
तो आप वो भी एक बार चेक कर लेना। इसी माध्यम से आप उन्हें ढूंढ सकते हो, एल्स कोई तरीका नहीं है। आपके जो भी खरीदे हुए शेयर हैं वो CDSL NSDL में जाते हैं, और आप कभी भी रजिस्ट्रार से उनके बारे में जब बातचीत करोगे या रजिस्ट्रार को उनका कोड भेजोगे तो बता देंगे वो वहाँ पर हैं कि नहीं है। इसलिए शेयर खरीदने से ज़्यादा शेयर के ऊपर नज़र रखिए अपने, कहाँ जा रहे हैं वो शेयर, क्योंकि ये जो भाई साहब के साथ हुआ है, ये आज अगर किसी एक के साथ हो सकता है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अपने शेयरों पर ज़रा कड़ी निगरानी रखिएगा, कंपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। शेयर खोते बहुत हैं, और कई बारी हम सब लोग ये बात ज़्यादा ध्यान देते नहीं है साइन करते टाइम, कि हम आमतौर पर अपने ब्रोकर्स को पावर ऑफ अटर्नी साइन कर देते हैं शेयर बेचने की, तो किसी शॉर्ट फॉल में, मार्जिन कॉल में वो शेयर बेच सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है। सो इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपने अपनी कौन कौन सी अथॉरिटी दे रखी है उसे, और आपको क्या करना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है, वो एक बार ही देख लीजिएगा और फिर आप कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। ये एक नया टॉपिक था, इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी था। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी इस शो में परसों, नहीं परसों छुट्टी है, थर्सडे को, क्योंकि कल तो कुछ हो गया नहीं तैयारी करने के लिए। सो अब थर्सडे को तैयारी होगी, इसमें बातचीत होगी, और बाकी जो बातचीत है वो हम आपको पूरे दिन चैनल पर रहेंगे, वहाँ बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Insta पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।